आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय देखेंगे। साथ में इनकी रचनाएं पढ़ेंगे। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम भाव पक्ष, कला पक्ष देखेंगे और साहित्य में स्थान देखेंगे। तो देखिए, एक ही वीडियो में हम इनका जीवन परिचय भी देखेंगे, रचनाएं भी देखेंगे, काव्यगत विशेषताएं भी और साहित्य में स्थान भी पढ़ेंगे। तो एक ही वीडियो में हम सभी बिंदु कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखना है और बिना स्किप किए देखना है, ठीक है, ताकि आप सभी पॉइंट को अच्छे से समझ सके, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर वही कवि परिचय बताए जा रहे हैं जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। तो देखिए, जीवन परिचय में हम क्या लिखेंगे, तो उनके जीवन से जो जुड़ी बातें हैं, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन से सन में हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनके नाम क्या है। तो ये उनके जीवन से जो जुड़ी बातें हैं वो बातें हम जीवन परिचय में लिखेंगे। जैसे कि हम किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसको क्या देते हैं, हमारा परिचय देते हैं, ठीक है। परिचय देते हैं तो हम हमारा नाम बताते हैं, हम कहाँ पर रहते हैं, गांव का नाम बताते हैं। तो जो हमारे से जुड़ी बातें हैं वो बातें हम उसको बता देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका परिचय हो जाएगा। और जीवन परिचय क्या है कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, ठीक है, सब कुछ लिखना है जीवन परिचय में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम निराला जी का जीवन परिचय। आप सभी को हेडिंग डालना है अच्छे से और फिर लिखना है। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिसादल नामक रियासत में हुआ था। तो कब हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म? 1899 ईस्वी में, और वसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर जिले नामक गांव की कौन सी रियासत में? महिसादल रियासत में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता राम सहाय त्रिपाठी मूल्यतः उत्तर प्रदेश के नवाब जिले के गढ़ाकोला में रहने वाले थे। उनके पिताजी कहाँ निवास करते थे? उत्तर प्रदेश के नवाब जिले के गढ़ाकोला में रहने वाले थे। किंतु नौकरी के कारण, जो उनकी नौकरी थी, उस नौकरी के कारण वे बंगाल चले गए। तो वो नौकरी के कारण कहाँ पे चले गए? बंगाल चले गए। इनकी माता का निधन 3 वर्ष बाद ही हो गया था, ठीक है। जब निराला जी 3 वर्ष के हुए उसके बाद उनकी माता का निधन हो गया। पिता के कठोर स्वभाव के कारण निराला का बचपन ममता रहित बीता। उनको माता का प्यार नहीं मिला, ममता नहीं मिली उनको माता की। और उनके जो पिताजी थे वो बहुत ही कठोर स्वभाव के थे, तो वो बचपन में ममता रहित हुए, ठीक है। उनकी शिक्षा दीक्षा बंगाल में हुई, क्योंकि उनके पिताजी नौकरी के कारण बंगाल ही शिफ्ट हो गए थे, तो वो भी वहीं रहने लगे। तो उन्होंने अपनी शिक्षा बंगाल से ही की थी। पत्नी मनोरमा, फिर उसके बाद उनका विवाह हो गया। पत्नी का नाम है मनोरमा, प्रेरणा से मनोरमा, ठीक है। पत्नी मनोरमा की प्रेरणा से निराला जी हिंदी साहित्य तथा संगीत में रुचि उत्पन्न हुई। उनकी जो रुचि किस में उत्पन्न हो गई? फिर हिंदी साहित्य और संगीत में। और राम कृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के विचारों से विशेष प्रभावित हुए। वो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों, उनकी बातों से वो सबसे अधिक प्रभावित हुए। और सन 1961 में निराला जी का निधन हो गया, ठीक है। उनका निधन कब हो गया? 1961 में निराला जी का निधन हो गया, ठीक है। तो ये है उनके जीवन से जुड़ी बातें। उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी वो सभी हमने जीवन परिचय के अंतर्गत पढ़ा।
तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा उनका जीवन परिचय। तो देखिए आप एक दो बार याद करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम जिलों में पूछा जाता है जीवन परिचय, एमपी बोर्ड में तो नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यूपी बोर्ड बिहार में पूछा जाता है जीवन परिचय। तो जो यूपी बिहार के विद्यार्थी है उनको कंप्लीट कर लेना है जीवन परिचय। एमपी बोर्ड वालों को देखिए ध्यान देना है उनकी रचनाओं पर, काव्यगत विशेषताओं पर और साहित्य में स्थान। चलिए तो हम इनकी रचनाएं देखते हैं। तो देखिए पहली रचना है अनामिका, दूसरी है परिमल, तीसरी गीतिका, चौथी है कुकुरमुत्ता, पांचवी अनिमा और छठी है तुलसीदास, सातवीं आराधना और आठवीं है नए पत्ते। ठीक है, 7 से 8 रचनाएं हैं। आपसे परीक्षा में 2 रचनाएं पूछी जाती है, आपको 3 रचनाएं करना है। ठीक है, तो जो आपको लगे, जो आपको अच्छी लगे आप वो रचनाएं कंप्लीट कर लीजिएगा। तो एक बार और हम दोहरा लेते हैं रचनाओं को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 रचनाएं पूछी जाती है। तो पहली है अनामिका, दूसरी परिमल, तीसरी गीतिका, चौथी कुकुरमुत्ता, पांचवी अनिमा और छठी है तुलसीदास, सातवीं है आराधना, आठवीं नए पत्ते। ठीक है, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी 3 रचनाएं इसमें से। इसके बाद में है काव्यगत विशेषताएं। ठीक है, आपको हेडिंग डालना है अच्छे से। निराला जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न हैं। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाव पक्ष और कला पक्ष। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका भाव पक्ष। तो आपको हेडिंग डालना है भाव पक्ष की और फिर लिखना है कि निराला जी छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे। जो निराला जी है वो छायावाद के प्रवर्तकों में से एक थे, माना जाता है उनको छायावाद में से एक। और क्योंकि इनके काव्य में छायावादी काव्य की समस्त विशेषताएं पाई जाती, इनके जो काव्य है उस काव्य में छायावाद की विशेषताएं देखने को मिलती है। निराला जी कविताओं में राष्ट्रीयता का भाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और निराला जी की कविताओं में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीयता का भाव ही देखने को मिलता है। राष्ट्र के प्रति उनका जो भाव है वो भाव हमें उनके काव्य में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है उनका भाव पक्ष कि निराला जी छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे क्योंकि इनके काव्य में छायावादी काव्य की समस्त विशेषताएं पाई जाती हैं और निराला जी की कविताओं में राष्ट्रीयता का भाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने भाव पक्ष कंप्लीट कर लिया है। आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर आप भी अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अब हम देखते हैं इनका कला पक्ष। कला पक्ष में हम क्या लिखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं अपनाए अपने काव्य में, कौन से रस, कौन से अलंकार, किन छंदों का प्रयोग किया है। तो आप सभी को कला पक्ष की हेडिंग डालना और लिखना है कि इन्होंने अपने काव्य में रस और छंदों का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है अपने काव्य में? इन्होंने रस और छंद दोनों का ही प्रयोग किया है। तथा निराला जी की अलंकार योजना उच्च कोटि की है। जो निराला जी की अलंकार रचना है, योजना है, वो कैसी उच्च कोटि की है, अर्थात इनके काव्य में अलंकार प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनके काव्य में देखने को मिलता है, वो क्या मिलता है देखने को? अलंकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है इनका कला पक्ष कि इन्होंने अपने काव्य में रस और छंदों का प्रयोग किया है। निराला जी की अलंकार योजना उच्च कोटि की है और या आप अर्थात करके बोल सकते हैं कि इनके काव्य में अलंकार प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर मात्रा में यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में इनके काव्य में हमें अलंकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में साहित्य में स्थान। तो देखिए साहित्य में स्थान है कि इनका साहित्य में उत्कृष्ट स्थान है। उत्कृष्ट का मतलब होगा सर्वोपरि। ठीक है, साहित्य में इनका
सर्वोपरि स्थान है। तो कष्ट की जगह आप सर्वोपरि भी लिख सकते हैं। और इन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की है। ठीक है, इन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की। इसके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। इसके लिए क्या रहेंगे? ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। स्मरणीय का मतलब है इनको याद करते रहेगा। ठीक है, इनको हिंदी साहित्य सदा ही याद करता रहेगा। तो ये है इनका साहित्य में स्थान। आप सभी ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप सभी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप सभी को वही यहाँ पर मैं कवि परिचय बता रही हूँ जो आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ।